मेरा नाम मिताली है। मेरे माता पिता को हम दो बहनें भी। दीदी मेरी सौतेली बहन थी, उनका नाम वंदना था। वे दिखने में बहुत सुंदर और सुशील थी। सारे घर को वो बहुत अच्छी तरह संभालती थी। वो जहाँ जाती अपना रंग बिखेर देती, इसलिए उन्हें कर्ज रिश्ते आए, पर पापा ने कोई न कोई कमी निकाल कर सबको मना कर दिया। पापा को दीदी के लायक रिश्ता नहीं मिल रहा था, इसी चलते उनकी उम्र बढ़ती गई। अब वे 35 साल की हैं। अब उन्हें रिश्ता आना भी बंद हो गया है। माँ इस बात से बहुत दुखी थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि दीदी की शादी सही समय पर हो जाए, पर पापा नहीं माने। दीदी की सारी उम्र सहेलियों की शादी हो गई। वहाँ मैं अब 18 साल की हो चली थी। दीदी और मैं सौतेली बहनें होने के कारण हमारी उम्र में इतना फर्क था। माँ को मेरी और मेरी भी चिंता थी, क्योंकि मैं दिखने में एकदम साधारण थी। उन्हें लगता था दीदी इतनी खूबसूरत होने के बावजूद घर बैठी है, फिर मुझे तो वैसे भी साधारण होने के कारण ज़्यादा रिश्ते नहीं आएंगे। इसलिए वे जो रिश्ता आया वहाँ मेरी शादी तुरंत कराने के लिए तैयार थी। बचपन से ही लोग मेरे देखने पर टिप्पणियाँ देते, हर बार मेरी तुलना दीदी से करते, पर मुझे कभी अपनी बहन से जलन नहीं हुई। हम बहनें में बहुत प्यार था। दीदी मुझे माँ की तरह प्यार करती थी। जब भी माँ काम पर जाती, दीदी की मेरी ख्याल रखती। मैं मेरी माँ से ज़्यादा दीदी से करीब थी। एक दिन मुझे बड़े घर का रिश्ता आया। लड़के का नाम अंकित था। उसने इंजीनियर की थी और वो एक लड़की कंपनी में काम करता था। माँ ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। पापा इस वक्त भी मना कर रहे थे। उन्हें तो और समय चाहिए था ताकि वो सही से जांच पड़ताल कर सके, पर माँ को इस बार वक्त नहीं गंवाना था। वो किसी भी तरह जल्द से जल्द मेरी शादी कराना चाहती थी, ताकि उनकी एक बेटी तो विदा हो जाए। मुझे भी अंकिता पसंद आया था, इसलिए मैं भी इस शादी को लेकर उत्सुक थी। कुछ ही महीनों में मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ साल बाद बहुत मज़ेदार थे, पर धीरे धीरे कर मेरी सास ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वे रोज किसी न किसी बात से मुझसे नाराज रहती, हर वक्त मुझे ताने मारती। उन्हें एक सुंदर बहू चाहिए थी, पर अंकिता को मैं पसंद आई थी और अंकित के जिद आगे उनकी एक ना चली। और तो और लाख कोशिश के बाद भी हमें बच्चा नहीं हो रहा था। इससे वे दुखी रहती थी। अब तो उन्होंने अंकित को भी भड़कना शुरू कर दिया था। रोज की तरह मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी अंकित की मौसेरी बहन हमारे घर आई। मेरे घर कोई भी मेहमान नहीं आता, उसका दिल खोल कर स्वागत करती, पर हर मेहमान मेरा दिल तोड़े बिना नहीं जाता। पहले वे मुझे अंकित के लायक ना होने का एहसास कराते और अब मुझे बांध होने का टिप्पणी देते। आज तो हद हो गई। बिना दीदी ने कहा आपको अंकित की दूसरी शादी करानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है भाभी अब माँ नहीं बन सकती। भगवान को उन्हें औलाद की खुशी देनी होती तो कब के दे चुके होते। आपका भी तो मन होगा कि पोता को गोद में खिलाए, घर में किसी बच्चे की किलकारियां गूंजे। बिना दीदी की बात सुने मेरा दिल टूट गया। मैं नम आंखों से अंकित की ओर देखा। अंकित ने मुझे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी और बिना से कहा दूसरी शादी का मैंने ना सोचा है ना सोचूंगा। मैं सिर्फ बच्चे के लिए मिताली की इतने सालों की वफा और सेवा को नहीं भूल सकता। अंकित की बात सुनकर मुझे उन पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया। अंकित बहुत अच्छे पति थे, मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर खुशी का ख्याल रखते। मैंने अपने आंसू पहुंचे तभी मेरी नज़र मेरी सास पर पड़ी। वे अंकित की बात से खुश नहीं लग रही थी। वे अंदर ही अंदर गुस्से में कांप रही थी, पर मैंने उनको नज़रअंदाज किया, क्योंकि अंकित आज बहुत ही अच्छे से पति साबित हुए थे। बिना दीदी मुँह फुलाए घर जा चुकी थी। कुछ दिन बाद मैं बाथरूम से फिसलने की वजह से पैर में फ्रैक्चर हो गया और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मेरी सास की उम्र होने के कारण उनसे कोई काम नहीं होता था, इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी वंदना दीदी को कुछ दिन यहाँ बुला लेती हूँ। मेरा ध्यान भी रखेगी और घर का भी सही से ख्याल रखेगी। मेरे बुलाते ही दीदी खुशी खुशी मेरी मदद करने आ गई। इस रात 11 लगने के कारण मेरी आँख खुली। मैं लकड़ी के सहारे मैंने उठने की कोशिश की और लड़खड़ाते हुए किचन की ओर गई। तभी मुझे दीदी के कमरे से लाइट चालू दिखी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, इतनी रात को दीदी क्यों जाग रही है। उन्हें सुबह सुबह जल्दी ही उठना होता है। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा शायद वे लाइट चालू करके ही सो गई होगी, इसलिए मैं वापस सोने चली गई। सुबह उठकर देखा दीदी की आंखें लाल हो रखी थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बात को घुमाते हुए मेरे पैर की हालत पूछने लगी। मेरा भी ध्यान भटक गया
और बात अधूरी रह गई। धीरे धीरे मेरा पैर ठीक हो रहा था। डॉक्टर अगले हफ्ते मेरा प्लास्टिक निकाल देंगे, पर दीदी दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। ना तो वो पहले जैसे ही ज़्यादा बातें करती और ना देर भर जागती, अपने ही ख्यालों में मगन रहती। एक दिन हम खाना खा रहे थे, पर दीदी आज हमारे साथ नहीं बैठी। मेरे पूछने पर उन्होंने बहुत अजीब बात कही, जिसे सुन मैं दंग रह गई। उन्होंने कहा, मिताली तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे जूठे बर्तन में ही खाना खा लूँगी। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, अपने पास इतने बर्तन हैं, आप इनमें से खाना खा लो, मेरे जूठे बर्तन में क्यों खाओगे? ऊपर से उन्होंने कहा, नहीं वैसे भी बर्तन बहुत होते हैं धोने के लिए, और बर्तन क्यों निकालूं, मैं तो तुम्हारी प्लेट में ही खाना खाऊंगी। मेरे लाख मना करने पर भी दीदी नहीं मानी। मैंने हार मान ली और वे मेरे जूठी प्लेट में ही खाने लगे। मुझे ये बहुत अजीब लग रहा था, पर दीदी कुछ तो छुपा रही थी। यही हर रोज होने लगा था। दीदी रोज मेरी जूठी प्लेट में ही खाना खाती, पर एक एक कर प्लेट कम होने लगी, और तो मेरे कमरे से मेरी कई चीजें भी गायब होने लगी। जब भी दीदी उनके बारे में पूछती तो वो पता नहीं कहकर बात छिड़क देती। एक रात मेरी कुछ आवाज आने से कान खुली, देखा तो कुछ दिखाई दिया। तभी मेरा ध्यान गया, अंकित बेड पर नहीं है, वे पानी पीने गए होंगे। ये सोच मैं सोने लगी, पर काफी समय हुआ वे कमरे में वापस नहीं आए, तो मैं उन्हें देखने के लिए उठने लगी। पैर फ्रैक्चर होने के कारण मुझे उठने में थोड़ा समय लगता। बहुत मेहनत कर मैं उठी और कमरे से बाहर की ओर चल दी। तभी अंकित हड़बड़ा कर कमरे की ओर आते दिखा। मुझे वहां खड़ा देख वह घबरा गया। मेरे पूछने पर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था तो मुझे कह देती। मैंने चौंक कर उन्हें देखा और कहा, मैं आपको ही देखने आ रही थी। फिर अंकित मुझे सहारा देते हुए कमरे में ले जाने लगा। तभी मेरा ध्यान दीदी के कमरे की ओर गया। उनके कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और लाइट भी जल रही थी। मुझे ये सब अजीब लग रहा था। रात भर मुझे ख्यालों ने सोने नहीं दिया। सुबह उठने पर हमेशा की तरह ही था, पर न जाने क्यों मेरा दिल अंदर ही अंदर टूटा जा रहा था। मैंने आज दिन भर किसी से ज़्यादा बात नहीं की। रात को सब सोने चले गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी अंकित धीरे से बिना कोई आवाज़ किए बिस्तर से उठकर कुछ सामान लेकर कमरे से बाहर चले गए। काफ़ी समय के बाद लौटे। अब मुझे शक होने लगा। चिंता से मेरा सर फट जा रहा था। अंकित रोज रात को कहाँ जाते हैं, और उस दिन दीदी का दरवाज़ा खुला क्यों था? कई ख्याल मेरे मन में थे। मैंने अपने आप को रोका और कहा, जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है। दीदी को मैं बेटी समान हूँ और अंकित मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। जरूर मेरा ख्याली दिमाग शैतानी का घर हो गया है। बैठे बैठे कुछ भी सोच रही हूँ, पर आज फिर यही सब हुआ। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अंकित के कमरे से बाहर जाते ही मैं चुपके सुन के पीछे जाने लगी। फिर जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकित तो दीदी के कमरे में चले गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बचपन में जिसको अपनी माँ की जगह दी, वो मेरे पति के साथ, और मेरा पति जो मुझसे इतना प्यार करता, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी। एक तो दिखने में असली नहीं, ऊपर से अंकित को बच्चे का सुख तक नहीं देश की, और एक तरफ दीदी की खूबसूरती कोई भी उम्र मिटे। मेरी ही गलती है जो मैंने दीदी का भरोसा कर उन्हें इतने दिन मेरे घर में रहने दिया। मुझे किस तरह से रहना था? कैसे मैं इतनी बेपरवाह हो गई? पर करती तो क्या करती? वे दोनों ही मेरे दिल के करीब थे। ये मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यही सब सोच मैं बिस्तर पर सोती रही। तभी अंकित कमरे में चुपचाप आए और बिना आवाज किए सोए गए। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मेरे साथ किया गया धोखा मेरे दिल तोड़ गया। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। अगली रात फिर अंकित कुछ लेकर दीदी के कमरे में गए। आज मैंने तय कर लिया कि उनको रंगे हाथ पकड़ूंगी। मैं कमरे के बाहर ही खड़ी अंकित का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद दरवाजा खुला। मुझे सामने देख अंकित चौंक गए। मैंने दरवाजे को हाथ से जोर से धक्का दिया। दरवाजा पूरी तरह खुल गया। वहां दीदी बेड पर बैठी थी। दरवाजा खुलते ही चौंक कर खड़ी हो गई। मुझे वहां देख दोनों एक दूसरे को घबरा कर देखने लगे। मेरा मुंह कुछ निकलता उससे पहले मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अंकित को जोरदार चमाचा मारा। दीदी मुझे रोकने के लिए मेरे पास दौड़कर आई और मुझे हाथ पकड़कर खींचने लगी। मैंने उनका हाथ
तिड़क लिया और उनके पहले ही मैं उन्हें तमाचा मारती, लेकिन अंकित मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे रोक लिया। मैं गुस्से में शेरनी की तरह चिल्लाने लगी, दोनों को खूब कोसने लगी, पर दोनों मुझे बिना कुछ कहे चुपचाप खड़े थे। काफी समय आक्रोश करने के बाद मैं टूटकर बिस्तर पर बैठ गई। दोनों मुझे शांत होने का कह रहे थे, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब खत्म हो चुका था, रिश्ते नाते इनका कोई मसला नहीं था। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं अपना सामान लेकर कल यहाँ से चली जाऊंगी। अब इस घर में मैं नहीं रह सकती। दीदी ने मेरे दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ा और मेरे आंसू पोंछने लगी। मैंने उनके कहा, आप तो मेरी माँ की जगह थी, आपने शादी नहीं की, इससे मेरी क्या गलती थी? सौतेले होने का क्या खूब फर्ज निभाया है आपने। मेरे ही पति के साथ मैं पूरी बात करती, उससे पहले ही अंकित ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। चौंक कर उसे और देखती रही। तभी अंकित ने कहा, कुछ समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? अंकित ने इस तरह से मुझे कभी नहीं बात की थी, पर आज दीदी के लिए उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने अंकित से गुस्से में कहा, एक तो मर मिटे, दूसरे को गलतियां करो, ऊपर से मैं सोच समझ कर बोलूं। अंकित मुझे शांत कहने लगे, तुम बैठो, आज तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। तभी दीदी अंकित के कुछ भी बोलने से पहले रुक गई, पर अंकित ने कहा, आज मिताली को सच बताना जरूरी है। मिताली, तुम्हारी दीदी भले तुम्हारी सौतेली बहन हो, पर तुम्हारे लिए सो कर रही है। वो एक माँ भी अपनी बेटी के लिए ना करे। दीदी हमारे घर आने के बाद सारे घर का ख्याल रखती। माँ से दीदी की अच्छी दोस्ती हो गई और माँ ने उन्हें हमारे घर के हालात बताए, कैसे रिश्तेदार तुम्हें आधी ना आधी देखने पर ताने देते, पोते के लिए वे दूसरी शादी करने की सलाह देते। माँ भी चाहती थी मैं दूसरी शादी कर लूँ, इसलिए उन्होंने दीदी की हम दोनों को समझाने कहा। इस बात से दीदी टूटकर गिर गई। एक दिन मार्केट में उन्हें सहेली मिली। दीदी ने उदासी देख वो दीदी को वजह पूछने लगी। बहुत कोशिश के बाद दीदी ने उसे सच बता दिया। तभी उसने दीदी को एक तांत्रिक का पता बताया और कहा ये उनकी मदद करेगी। दीदी बिना कुछ सोचे समझे उनके पास चलेगी। उन्होंने दीदी के कहा, उन्हें तुम्हारे जूठे बर्तन में खाना खाना होगा और 21 रात तुम्हारे उतारे हुए कपड़ों पर मंत्र का जाप करना होगा। उसके बाद 10 रात तुम्हारे पति जाप करते हुए अपने हाथों से उन कपड़ों को एक एक करके जलाना होगा। उसके बाद तुम्हारी जो बीमारी होगी वो दीदी के अंदर चली जाएगी और तुम माँ बन जाओगी। 21 रातों का जाप दीदी ने पूरा कर लिया है और उसके बाद उन्होंने मुझे इस शब्द के बारे में बताया ताकि अगली 10 रातें मैं जाप करूं, तुम्हारे उत्तरण को जला दूं। मेरे लाख मना करने पर भी दीदी नहीं मानी और उन्होंने मुझे कसम देकर ये सब करने के लिए मना लिया। तुम्हें पता चलेगा, तुम ये सब हरगिज नहीं होने दोगी। दीदी ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताने से मना कर दिया। आज क्रिया का आखिरी दिन था, तुम दरवाजे पर आ गई। दीदी और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं चल रहा, बल्कि दीदी तो तुम्हारे लिए न जाने कैसी कुर्बानी देने जा रही है। दीदी ने कहा, मिताली तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर अनजाने में तुम्हें जो तकलीफ मुझे है मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। ये सब सुन कर मेरी आंखें नम हो गई। मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। मेरी माँ जैसी दीदी पर मैंने इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया। मैंने दीदी के पैरों में गिर गई और रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। दीदी ने मेरे कंधों को पकड़कर मुझे खड़ा किया और मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, तुम मेरी बेटी ही हो मिताली, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होगा मैं ये देख नहीं सकती। वैसे भी मेरी शादी अब नहीं होगी और सच में ये तोड़का काम कर जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होगा। हम दोनों गले लगकर रोने लगे। अंकित ने मेरे सर पर हाथ घुमाया और कहा, मुझे तुमसे अच्छा साथी कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ बहुत खुशी हूँ, इसलिए तुम ये डर अपने मन से निकाल दो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊँगा। कुछ दिनों बाद दीदी अपने घर चली गई। मेरे पैर का प्लास्टर भी निकल गया। रिश्तेदार वैसे भी आते और घर का माहौल खराब करने की कोशिश करते, पर अब मुझे इन सब का फ़िक्र नहीं था। हम हमारी ज़िंदगी में खुश थे। हम बच्चे के लिए कोशिश करते रहे और कुछ महीनों बाद हम IVF ट्रीटमेंट से प्यारा सा बच्चा हुआ। पता नहीं ये उस तोड़के से हुआ या दीदी की दुआओं का, पर मैं दीदी के लिए ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।